वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, और ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आज हम नेचर की बात करेंगे और इसकी जो वैल्यूएशन हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं इसके वैल्यूएशन के लिए उसकी बात करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर जो होने वाला है उसमें हम अपने कॉन्सेप्चुअल चीजों को कवर करेंगे। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप सबसे पहले इसको देखें ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाएं। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें इसके सिर्फ हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उन क्वेश्चन को जो आज के लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं उन्हीं के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुडविल का मीनिंग क्या है। ठीक है, गुडविल का बेसिकली मीनिंग यहां पे हो जाता है गुड नेम एंड रेपुटेशन। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस का गुड नेम है मार्केट के अंदर और उसकी अच्छी रेपुटेशन है तो उसकी गुडविल जनरेटेड है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर सपोज कर लो कि आज आपके फादर बोलते हैं कि चलो बेटा आज बाहर खाने के लिए चलते हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि कहाँ जाओगे, तो आप 2 से 3 नाम ले सकते हो। जैसे मैकडॉनल्ड्स ले सकते हो, बर्गर किंग ले सकते हो, हल्दीराम ले सकते हो। अब आप ये सोचो कि आपने इन्हीं के नाम क्यों लिए, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है। हो सकता है कि आपके इलाके में कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, आप वहां का नाम ले लो, तो आप उसका नाम क्यों ले रहे हो? इतने सारे रेस्टोरेंट में से आप एक रेस्टोरेंट को इसलिए चुन रहे हो क्योंकि उसका बहुत अच्छा नाम है, उसकी रेपुटेशन है। रेपुटेशन जो हो सकती है वो क्वालिटी की वजह से हो सकती है कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहा है। ठीक है, आपको जो वर्थ मिल रही है यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है। तो जब भी किसी बिजनेस का गुड नेम और रेपुटेशन होता है तो वो क्या करता है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि अपनी तरफ खींचता है। अब यहाँ पर 2 तरह के कस्टमर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं हमारे न्यू कस्टमर जो अभी तक हमारे कस्टमर नहीं बने लेकिन बनने जा रहे हैं, और एक हो सकते हैं हमारे ओल्ड कस्टमर। तो जो ओल्ड कस्टमर है वो तो दोबारा आएंगे ही क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। न्यू कस्टमर आएंगे गुड नेम की वजह से, रेपुटेशन की वजह से। ठीक है, तो अब जब भी ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हमारी सेल जो है, जिस भी बिजनेस का गुडविल है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर सेल इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो अच्छा नाम है, हमारी जो रेपुटेशन है, वो हमारे डायरेक्टली इंपैक्ट करती है प्रॉफिट को। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गुडविल का बेसिकली मतलब ये हो गया कि गुडविल मींस गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच अट्रैक्ट ओल्ड कस्टमर एज वेल एज न्यू कस्टमर, and that will able to generate high sales and high profits। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है और वही चीज हमने यहां पर भी लिखी हुई है। क्या करती है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करती है जो कस्टमर को लेकर आती है, और अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे तो सीधी सी बात है हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं? हम यहां पर गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये जो भी चीजें अभी आपको बताई, ठीक है, इसकी हम बेसिकली क्या करेंगे? एक मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे कि एक्चुअल में इनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो सकती है, जिसके लिए हम अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम करने वाले हैं कि हमारे जो गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो देखो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर डाले हैं। आपको हो सकता है बुक में ज्यादा मिल जाए लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है तो हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला कि ये एक इंटेंजिबल असेट्स है। अब आपको इंटेंजिबल असेट्स पता ही है, ऐसी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, और इसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अब इससे क्या होता है कि नॉर्मली सुपर प्रॉफिट हमारे जनरेट होते हैं। अब सुपर प्रॉफिट का बेसिकली यहां पे मतलब क्या हो गया? आप समझो कि अगर सपोज करो 2 फर्म है, एक फर्म ए है, ठीक है, ये फर्म ए है, और एक फर्म बी है, ये फर्म बी है। ठीक है, इसने अपने बिजनेस में लगाए हैं 10 लाख रुपीज और इसने भी अपने बिजनेस में लगाए हैं 10 लाख रुपीज। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है
कि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 2 लाख, ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख, ठीक है। यानी कि यहां पर इन्होंने जो पैसा लगाया है वो सेम है, लेकिन फिर भी इसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? उसके पीछे रीजन है कि इस फर्म की जो सेल है, ठीक है, वो हमारी फर्म ए से हाई होगी, और ज्यादा सेल मतलब ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि जो गुडविल है उसका डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ में होता है? सेल के साथ में, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, अगर आप अपने जैसे बिजनेस किसी और के साथ में कंपेयर करोगे, तो अगर आपकी गुडविल जनरेटेड है, आपका अच्छा नाम है, ठीक है, आपका रेपुटेशन है, तो आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे तो आपका जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा दैट मींस आपकी गुडविल ऑलरेडी जनरेटेड है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक स्टैंडर्ड मान लो आप, अगर मार्केट में कोई भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसका 20% रिटर्न आता है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है कि कोई भी इस तरह के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको 20% हमारा रिटर्न आएगा, ठीक है। लेकिन आपका रिटर्न कितना आ रहा है? आपका रिटर्न जो आ रहा है वो 30% आ रहा है, यानी कि जो आपका 10% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, वो आपका जो 10% एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या है कि आप उसी कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। तो जब भी गुडविल जनरेटेड होगी तो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तीसरा है ये इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल का मतलब क्या हो गया कि आप की जो एंटिटी है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो आपसे सेपरेटेड है, ठीक है। आप अगर पार्टनरशिप चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो और कंपनी की गुडविल है, पार्टनरशिप की गुडविल है, अगर आप पार्टनरशिप छोड़कर भी जाते हो तो कोई और आके उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। अगर 4 पार्टनर है, 4 में से एक जाता है तो 3 पार्टनर चला ही रहे ना। तो आपका एंटिटी, आपका खुद का एग्जिस्टेंस आपके बिजनेस के एग्जिस्टेंस से अलग है। लेकिन ध्यान रखना कि गुडविल जो है वो इनसेपरेबल होती है। गुडविल को बिजनेस से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि गुडविल का मीनिंग ही क्या है? बिजनेस का नाम। और अगर बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम तो उससे एडेड ही रहेगा ना, उसकी रेपुटेशन तो उसके साथ ही रहेगी, इसीलिए हम इसको बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। बिजनेस के ऑनर चेंज हो जाए, बिजनेस के पार्टनर चेंज हो जाए, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो हमारी गुडविल की वैल्यू है वो उसके साथ में एम्बेडेड होती है, उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो तीसरा रीजन, तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ठीक है। चौथा है ये एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि देखो एग्जैक्ट वैल्यूज की कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। हम कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ हमारी गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन हो सकता है कि उससे ज्यादा हो या उससे कम हो। तो इसीलिए ये डिपेंड किस पे करती है कि जो इसका वैल्यूअर है, वैल्यूअर मतलब जो उसको वैल्यू कर रहा है, वो किस तरीके से बिजनेस के प्रॉफिट्स को जज कर रहा है, वो किस तरीके से बिजनेस के जो कनेक्शंस हैं, जो बिजनेस के नाम है, बिजनेस की रेपुटेशन है, उसको कैसे जज कर रहा है। तो अगेन इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जो वैल्यू कर रहा है उसके ऊपर, वैल्यूअर के जजमेंट के ऊपर, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद हम आगे करेंगे इससे। इस पीपीटी में हम करने वाले हैं कि हमारे क्यू इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है जो गुडविल को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो गुडविल को इंपैक्ट करने वाले हमारे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है, कि हमारी जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस के अंदर जो लोग मैनेज करने वाले लोग हैं वो बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर वो एफिशिएंट वे में उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, और एफिशिएंट वे की लीडरशिप स्टाइल है, तो हमेशा वो क्या बढ़ेगी? हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि लो कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा अपने गोल पूरे कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च कर सकते हैं अपने नाम को बिल्डअप करने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप करने के लिए, और अपनी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमने क्वालिटी बढ़ाई तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से अलग हो जाएगा। दैट मींस ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दूसरा है लोकेशन। देखो बेटा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है लोकेशन? क्यों? क्योंकि देखो लोकेशन से कस्टमर को एक्सेस मिलता है। अगर आपकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहां पर कस्टमर जो है वो आपके बिजनेस तक एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में अगर कस्टमर आना भी चाहे तो आपके पास आएगा कैसे? तो आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर कस्टमर का जो एक्सेस है,
क्या होना है, एक्सेस है, वो बहुत इजी हो जाए, इजी एक्सेस हो जाए। अगर उसको जब भी जरूरत हो प्रोडक्ट की तो किसी और के पास ना जाके आपकी लोकेशन पर आए और आपसे वो प्रोडक्ट परचेस कर सके। ठीक है, तो लोकेशन इस वे में इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को तो पता होनी चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कस्टमर आ सके। ठीक है, तीसरा है क्वालिटी। देखो क्वालिटी मैंने यहां पे भी बताई, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है क्वालिटी? कि भाई जब तक आप अपनी सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करोगे, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक कस्टमर आपसे जो सामान लेके गया या आपसे जो सर्विस लेके गया दोबारा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसके पास ऑप्शन है, उसके पास पैसा है, वो किसी के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी दोगे तो उसको लगेगा कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है वो वर्थलेस नहीं है बल्कि वर्थफुल है, यानी कि उसमें बहुत सारी आप उसको वर्थ मिल रही है। अगर वो 10 रुपए भी खर्च कर रहा है तो 10 रुपए में उसको 15 रुपए की वर्थ मिल रही है। तो हमेशा क्या करेगा वो, हमेशा इसी डिसीजन के ऊपर आएगा कि मैं कोई भी सामान परचेस करूंगा जो कि मेरे को मेरे बिजनेस से रिलेटेड है तो मेरे पास ही है। ठीक है, अगर मैं सपोज करो कि आपको पढ़ा रहा हूं और मैं उस पढ़ाने में क्वालिटी नहीं दे रहा, तो आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप कहीं भी जा सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो आप बार बार आओगे। सिंपल सी बात है, आप कोई भी बिजनेस के साथ में इस एग्जांपल को फिट कर सकते हो कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और क्वालिटी ही मेन रीजन है रेपुटेशन का। हम बोलते हैं ना कि भाई आईफोन जो है वो एक ऐसा फोन है जिसके अंदर लैगिंग कम होती है। ठीक है, वो लैग कम करता है, वो हैंग कम होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी इस तरीके से बिल्डअप की गई है कि वो हैंग कम करे और उसमें लैगिंग कम आए, तो इस वजह से लोग उसको परचेज भी ज्यादा करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो फेवरेबल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके रेवेन्यू को सिक्योर कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होकर आता रहेगा। तो अब आपको रेवेन्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अपना फोकस कहां कर सकते हो, अपनी क्वालिटी के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, अपनी लोकेशन के ऊपर कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट एफिशिएंसी के ऊपर कर सकते हो, जिससे कि आप अगर वहां पर कोई चीज दिक्कत में आ रखी है, वहां पर कोई प्रॉब्लम है आपके बिजनेस के अंदर, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको इस तरह से फेवरेबल चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक है कि आपका बिजनेस जो है वो कितने टाइम से स्टैब्लिश्ड है और कितने टाइम से आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि एक बिजनेस है, उसकी एज जो है अभी तक 20 साल हुई है, और 20 साल में स्टार्टिंग के 2 साल सपोज कर लो उसने अच्छी सर्विस या अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं दिया, लेकिन 18 साल से वो अपनी क्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा मजबूत है, सॉलिड है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो सीधी सी बात है, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो इतने टाइम पीरियड से अपनी क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने रेवेन्यूज के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इतने टाइम से वो अपनी चीजें क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब भी प्रोवाइड करेंगे, और उससे उसका नाम और जनरेट हो जाएगा और उसकी रेपुटेशन और जनरेट हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारे जो गुडविल की वैल्यू है वो इफेक्ट करती है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे करेंगे इसके मेथड्स। मेथड से पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, कि क्योंकि इस तरह की चीजें जो हैं वो हमको आगे जाके देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे दो तरीके की गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं, एक हमारी जो होती है वो होती है परचेस्ड गुडविल, और दूसरी है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अब परचेज गुडविल बेसिकली कब होती है, जब उसी बिजनेस को एक्वायर किया जाता है। ठीक है, और उसका जो एक्वायरिंग का प्राइस है वो उसकी नेट असेट से ज्यादा होता है। अब नेट असेट क्या होती है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल मान लो कि व्हाट्सएप, आपको पता है व्हाट्सएप जो है वो किसने परचेस किया था, मेटा ने। व्हाट्सएप एक अलग एंटिटी था, वो मेटा के अंदर नहीं आता था, फेसबुक के अंदर नहीं आता था। अभी क्या किया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को मिला के उन्होंने मेटा बना दिया। ठीक है, पहले तो जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो खाली फेसबुक के ओनर थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्वायर किया, धीरे धीरे व्हाट्सएप को एक्वायर किया, इंस्टाग्राम को भी एक्वायर किया। ठीक है, तो जब उन्होंने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो जो उसकी असेट थी वो बहुत कम थी और उसकी लायबिलिटी भी थी बहुत कम थी। यानी कि अगर उसकी वैल्यूएशन की बात करें तो उसकी वैल्यूएशन जो थी वो आप एग्जांपल के तौर पर समझ लो, उसकी वैल्यूएशन 20 लाख थी। ठीक है, अब ये 20 लाख की जो
आपकी टोटल बिजनेस की वैल्यू है, जिसमें आपकी वैल्यू जो बन रही है बिजनेस की नेट एसेट की 20 लाख बन रही है, अगर उसको कोई कंपनी 10 करोड़ में खरीदे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे कि भाई 20 लाख रुपए की उसकी एसेट है, मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके नेट एसेट उसकी 20 लाख किया गई, लेकिन कंपनी को परचेज कितने में किया जा रहा है, 10 सीआर में। तो इस तरीके से ये जो हमारी 9 करोड़ 80 लाख रुपए की वैल्यू जा आ रही है, ये हमारी जा रही है गुडविल के टर्म्स में। यानी कि कंपनी जो है वो उसकी जो फिजिकल असेट है उसका पैसा कम दे रही है, लेकिन उसका जो नाम है, उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसका पैसा ज्यादा दे रही है। और यही डील, यही हुआ था व्हाट्सएप को परचेस करने के लिए। व्हाट्सएप के अंदर 58 एम्प्लॉइज थे और उसको परचेस किया गया था $600 मिलियन में, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो कि $600 मिलियन का मतलब कितना हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। और उस कंपनी के अंदर सिर्फ 58 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर 58 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो 58 एम्प्लॉइज के लिए कितना ही उन्होंने ऑफिस खोला होगा या कितना ही उन्होंने क्या अपनी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यूएशन 600 मिलियन पहुंच गई। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, परचेज गुडविल। यानी कि अगर किसी भी बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा है और उसकी जो वैल्यू है नेट एसेट की वो कम है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, गुडविल का अमाउंट होगा, ठीक है। और ध्यान रखो, इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए एसेट है, हमने इसके लिए पैसे दिए हैं। और इसको हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं एज एन एसेट, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है, वैल्यू है, उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे अगर हमारे पास 1 सीआर की क्या है, गुडविल है, और हम सोचते हैं कि इस गुडविल का बेनिफिट हमको अगले आने वाले 10 साल तक मिलेगा, तो हर साल इसकी वैल्यू हम कम कर सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कम भी उसकी वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अमोर्टाइज कर सकते हैं 1 सीआर के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी परचेज गुडविल, जो कि वैल्यूएशन होती है जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये दूसरी जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस है वो अपने आप ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके और अपनी बुक्स में ट्राई करता है कि मैं उसको शो कर दूं। तो इसको इंटरनली जनरेट किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बिजनेस जो है इसको एफिशिएंसी के बेसिस पे, उसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे और कस्टमर लॉयल्टी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये अर्न है, परचेज नहीं है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि आपको अपनी बुक्स के अंदर वही गुडविल को रिकॉर्ड करना है जो आपने परचेज की है। अगर आप खुद ही कोई गुडविल सेल्फ वैल्यू कर रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। और ये हाईली सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मैं अपने बिजनेस को बोल दूं कि भाई मेरे बिजनेस की जो गुडविल है वो 100 करोड़ है, तो उसका कोई मीनिंग थोड़ी है, हाईली सब्जेक्टिव। मैं मानता हूं कि हाँ मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। तो फैक्ट हम तभी बोल सकते हैं कि जब उसके लिए कोई पैसा पे करे, जो कि किसमें होता है, सिर्फ परचेज गुडविल में। तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसमें याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, जो कि हमको बताता है कि हमें परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है और सेल्फ जनरेट गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अब इसके सीधे मेथड हम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसके बेसिकली बेटा 3 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमारे पास होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा हमारे पास होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। और इसमें जो भी हमारा पास्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका हम एवरेज निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। इसको हम डिटेल में और आगे जाके करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है वो बेसिकली होता है एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 2 बिजनेस है, दोनों का सेम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक बिजनेस जो है वो 3 लाख रुपए कमा रहा है और एक बिजनेस जो है वो 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट से। तो हम जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फिर उसको हम नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सीधा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगा। तीसरा हमारा हो जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें भी हम क्या करते हैं कि 2 तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। लॉजिक यहां पर भी सिंपल है
कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है और जो सुपर प्रॉफिट है उसकी हम कैपिटलाइजेशन करेंगे। उसकी कैपिटलाइजेशन मतलब उसकी कैपिटल वैल्यू निकालेंगे कि इतना प्रॉफिट है तो उसके लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, और उसको अपनी खुद की कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ये फॉर्मूले हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप समझ लो कि हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है जिसको हम डिटेल में अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी कर लेंगे कि भाई हम गुडविल की वैल्यू कर ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, तो उसको हम सीखते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हो कि भाई y सबसे पहले मैंने डाल दिया। y का मतलब ये है कि हमारी क्यों नीड है वैल्यूएशन के लिए, हम गुडविल की वैल्यूएशन ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल का जो वैल्यूएशन का रीजन है वो है हमारी पार्टनरशिप का रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि जब हमने पार्टनरशिप को सेटअप कर लिया, उसके अंदर हमारे कोई पार्टनर है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर जो है वो हमारा और एडमिट होते हैं, जैसे अगर हमारे 2 पार्टनर हैं और एक और पार्टनर को हम एडमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग होगा। ठीक है, अगर हमारे 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर में से एक पार्टनर को रिटायर करना चाहते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग होगा। अगर दुर्भाग्य से हमारे 3 पार्टनर हैं, रिटायर करने की जगह उसकी डेथ हो जाती है तो भी रीस्ट्रक्चरिंग होगा। या फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अगर अपने रेशो को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बीच में जो एग्रीमेंट है रेशो का उसको चेंज करना चाहते हैं तो भी रीस्ट्रक्चरिंग होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे रीजन हो सकते हैं। पहला जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पार्टनर हैं वो अपने रेशो चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उनका रेशो 3:1 है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि उनका जो रेशो है वो कितना हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि 1:1:1 हो जाए, तो भी क्या होगा, हमारा रिस्ट्रक्चरिंग होगा। हमारे किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो रिस्ट्रक्चरिंग होगा। रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगा। और अगर हम अपने फर्म को सेल कर रहे हैं, मैंने बताया था ना कि अगर हम सेल करते हैं और हमारी जो नेट असेट है उसमें ज्यादा सेल करते हैं, भाई नेट असेट 20 लाख की हम सेल कर रहे हैं, उसको 50 लाख का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 30 लाख का, कोई भी एक अमाउंट ले लो, लेकिन नेट असेट ज्यादा होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम उससे चार्ज कर रहे हैं दैट इज फॉर गुडविल, वो हम गुडविल के लिए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अमलगमेशन होता है या कन्वर्जन होता है हमारी गुडविल का, हमारी पार्टनरशिप का हमारे कंपनी के अंदर, हम पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, कंपनी के अंदर। हमारे पार्टनर 50 हो गए, अब 50 में हम 5 पार्टनर और ऐड करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम लिमिट तो 50 है। अब 5 पार्टनर और ऐड होंगे तो वो सारे के सारे लोग इन्वेस्टर बन जाएंगे, वो सारे के सारे लोग कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर कन्वर्ट होती है या अमलगमेट होती है हमारी पार्टनरशिप कंपनी में, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो भी हमको गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां पर जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम जो गुडविल की वैल्यूएशन को कंसिडर करेंगे वो पार्टनर की रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और इन सारे केस में हमारे पार्टनर की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ठीक है, अब इसका पहला हम मेथड कर लेते हैं। ये हमारा पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके के हमारे मेथड है, एक है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि टोटल जो भी हमारा होगा एडजस्टेड प्रॉफिट को, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2023 का, ठीक है, 2024 का और 2025 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। अगर मेरे को इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तीनों को प्लस करूंगा, तो तीनों कितने हो जाएंगे, 6 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने, 3 है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्या है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका हम टोटल ऊपर कर देंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये ईयर है, ठीक है, इसमें हम ईयर के साथ में वेट भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, वेट। वेट का मतलब क्या हो गया कि शुरू के जो स्टार्टिंग के ईयर है उसको हमने 1 वेट दिया, नेक्स्ट को 2 और थर्ड नेक्स्ट को 3, यानी कि जैसे जैसे हमारा ईयर चल रहा है वैसे वैसे हमारा वेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा आएगा वो आएगा वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट। कैसे आएगा कि जो भी हमारे पास ये प्रॉफिट है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, वेट के साथ में। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 लाख, यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 6 लाख, यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 3 लाख। अब इसका टोटल मारेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 + 6 + 3 यानी कि 11 लाख। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने नंबर ऑफ वेट से, तो 1 + 2 + 6
ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल में कोई वेट नहीं देते, ये वेट वाला पोर्शन हमारा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा वेटेड प्रॉफिट होता है उसमें हमारा वेट आ जाता है और हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा टोटल आया वेटेड प्रॉफिट का डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक बार अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है या वेटेड प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, उसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ईयर ऑफ परचेज से। अब ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है, इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा ईयर है इतने साल तक, आगे आने वाले साल तक इतना प्रॉफिट होगा, सेम कांस्टेंट वे में। जैसे अगर हम मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो है नंबर ऑफ परचेज ईयर या नंबर ऑफ ईयर मेरा 2 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे आने वाले 2 साल तक ये हमारा जो प्रॉफिट है ये कांस्टेंट रहेगा, इतना प्रॉफिट हमारा कम से कम होगा ही होगा। ठीक है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है और ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे हम एवरेज प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे को आपको एक चीज और बतानी है, यहां पर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट और टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट में अंतर होता है। जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट होता है उसका बेसिकली मतलब यहां पर ये हो गया कि जो भी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल गेन या अकाउंटिंग एरर या नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लें। देखो इसमें हमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें अपने नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई अबनॉर्मल लॉस दे रखा है, ठीक है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो उसको हम ऐड कर देंगे। किसमें ऐड कर देंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा होगा उस ईयर के प्रॉफिट में। जैसे अगर हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2023, 24 और 25, 2024 में अगर सपोज कर लो कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर हमारा दे रखा है, उससे हमको 10,000 का लॉस हुआ, तो वो 10,000 रुपए हम 2024 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर 2025 में कुछ हुआ है तो 2025 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा उस साल का प्रॉफिट है वो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आए, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो निकल कर आए। क्योंकि जो हमारा अबनॉर्मल लॉस है या प्रॉफिट है वो हमारे प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करके दे देता है क्योंकि उसको माइनस करना है, प्लस करना है, लेकिन वो हमारा प्रॉफिट जो है वो कंसिडरेबल नहीं होता गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। इसीलिए हमें अबनॉर्मल लॉस को, अकाउंटिंग एरर को, अबनॉर्मल गेन को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट करना होता है। आप इस पूरी टेबल को देख लो, इस पूरी टेबल में 4 चीजें हैं, अबनॉर्मल लॉस, अकाउंटिंग एरर, अबनॉर्मल गेन और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इसके लिए सब मैंने यहां पर आपको इंडिकेशन दे रखे हैं कि किसको ऐड करना है, किसको डिडक्ट करना है। ठीक है, तो अबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है जिसमें ये हमारे अबनॉर्मल लॉसेस होंगे। अकाउंटिंग एरर में जैसे अगर हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, या हमारा अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू हमने गलत कर दी, उसकी वैल्यू हमारी कम हमने कर दी। जैसे उसकी वैल्यू आनी चाहिए 50,000 लेकिन हमने अपनी बुक्स में कैलकुलेशन में 40,000 लिख दिया, तो अंडर वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, अगर हमने कोई कार ली, अब कार क्या होता है आपको पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि आपके पास असेट आ रही है, लेकिन आपने उसको क्या ट्रीट कर दिया, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया और आपने इसको दिखा दिया कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अकाउंटिंग एरर, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे, इसको ऐड करके ठीक करोगे। ठीक है, अब नॉर्मल गेन है, जैसे अगर कोई स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, ठीक है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि आपने प्रॉफिट जनरेट किया स्पेकुलेशन करके, मार्केट जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें स्पेकुलेशन की और वहां से आपने कोई गेन जनरेट किया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब नॉर्मल गेन ट्रीट करना पड़ेगा और उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका लॉस हुआ तो आपका ऐड होता है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो अगेन आप उसको क्या करोगे, लेस करोगे, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन भी क्या होता है, आपका अकाउंटिंग एरर है। ठीक है, और उसकी वजह से जो आपका गेन बढ़ता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अब नॉर्मल गेन। ठीक है, उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि आपकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है उसके साथ में क्या ट्रीट करना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हो गया, जो आपका बिजनेस ऑपरेशन है उससे अलग हटके अगर आपकी कोई इनकम जनरेट होती है तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे अगर आपको कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है,
जो आपने ट्रेड करने के पर्पज से नहीं ली है। ठीक है, देखो आपका बिजनेस हो सकता है, आप किसी एक ऐसे बिजनेस को चला सकते हो जिसमें ट्रेडिंग का काम होता है। आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज को परचेस करते हो, सिक्योरिटीज को सेल करते हो। ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको बोलेंगे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मेरा काम जो है वो सपोज कर लो कोई अलग काम है, जैसे मेरा काम जो है वो सपोज कर लो कि साबुन बनाने का है, सोप बनाने का है। ठीक है, और मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो इन्वेस्टमेंट सेल करने के लिए नहीं परचेस की, बल्कि मैंने उसको होल्ड करने के लिए परचेस की है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर उससे मेरे को कोई भी डिविडेंड मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होगा। या फिर इसके अलावा आप मान लो कि आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव का मतलब क्या हो गया कि आप जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहे हो, उसके ग्राउंड फ्लोर पे आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के नाम पे पूरी बिल्डिंग है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका बिजनेस है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर खाली है, आपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर किसी और बिजनेस को दे दिया रेंट पर। ठीक है, तो आपको वहां से रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट आपका क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, क्योंकि आपको बिजनेस से जनरेशन नहीं हो रहा है, वो आपके बिजनेस एक्टिविटीज से अलावा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहां से जनरेशन हो रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इसको भी आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी हमारी चीजें डिडक्ट होती हैं। क्या होती हैं, डिडक्ट होती हैं ये दोनों, और ऊपर वाली क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको सही तरीके से समझ पाओ। अब इससे आगे करते हैं, ये हमारा दूसरा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो गुडविल है, ठीक है, वो डिपेंड करती है हमारे किस पर, कि हमारा एक्सेस प्रॉफिट कितना है। ठीक है, हमारे नॉर्मल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन से। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि दो हमारी फर्म है, अलग अलग है, अलग अलग फर्म जो है सेम अमाउंट ऑफ पैसा लगा रही है, और वहां से हमारा प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है। तो जिसका ज्यादा आ रहा है उसका क्या है, हमारा सुपर प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो सुपर प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जितना आपने पैसा लगाया हुआ है और आपका एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको कैपिटल निकालनी पड़ती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में डाली हुई है। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब जितना आपको नॉर्मली प्रॉफिट होना चाहिए, आप उससे क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज कर लो कितनी है, 10 लाख है, कितनी है, 10 लाख। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में दे रखा है एनआरआर जो है वो आपका 10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका सीधा हो जाएगा 10 लाख का 10L का 10%, यानी कि 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट इतना है, आपकी फर्म का इतना प्रॉफिट है, तो आप उसमें से इस वाले प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। जैसे आपका एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 1.5L यानी कि 1.5 लाख रुपए, और ये कितना निकला है, 1 लाख, तो आपका यहाँ पे 50K यानी कि 50,000 क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है निकालने के लिए। अब जो दो अप्रोच है उसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम इसको दो तरीकों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला तरीका जो है उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में क्या है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है हमारा कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस गुडविल, अगर हमने अपनी बुक्स में दी हुई है तो, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो यहां पर ये जो कैपिटल है ये ऐड होगी। ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, लायबिलिटी अप्रोच मतलब लायबिलिटी की तरफ से निकाल रहा हूं मैं, और ये भी क्या होगा मेरा, ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा मेरा, दो चीजें दे रखी है, एक तो गुडविल। ठीक है, तो यहां पर मेरी गुडविल है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, इसकी जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स, ये मेरी फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसी एसेट जो कि हम यूज करते हैं
किस चीज के लिए, मतलब यूज नहीं करते, इसका नाम मात्र के लिए ये हम रखते हैं और इसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। यानी कि एक बार हमने बहुत सारा खर्चा कर लिया, अब उस खर्चे को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ये हमारी ऐसी एसेट होती है जिसको हम बोलते हैं नाम मात्र के लिए एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक, हमने कल्पना की हुई है कि हाँ भाई ये एसेट है बट एक्चुअल में होती नहीं है, इसको माइनस करेंगे। और अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि क्या है, नॉन ट्रेड, तो उसको माइनस करेंगे। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इन तीनों को माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसकी वैल्यू जो दे रखी है 20 के दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है, 20 के, ठीक है। यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है हमारे पास 50 के, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है हमारे पास ये भी 50 के मान लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 1 40, यहाँ पर कितना हो गया, 1 40 के, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 10 के और इसकी वैल्यू 10 के और इसकी वैल्यू भी 10 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम 30 के माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 110 के। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 110 के, एज पर दी लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं असेट साइड अप्रोच, यानी कि असेट के थ्रू हम कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असेट के थ्रू अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सारी असेट्स जोड़ देंगे, सारी असेट्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हम इधर से भी निकालेंगे, इस वाली अप्रोच से भी निकालेंगे, अगर हम यहां से यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, असेट्स अप्रोच, ठीक है। अगर हम यहां से भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे, जो भी हमारे पास असेट्स है। किसको नहीं जोड़ेंगे, इन तीनों को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 के, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, सपोज कर लो 50 के, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 के, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 20 के, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 के, और इसके लिए दे रखी है हमारे पास 10 के, ठीक है। टोटल कर लो इसका, तो कितना आ गया, 70, 1 लाख, 120, 170, 180, 190। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 190 के, ठीक है। कौन सी, जो हमारे पास इस वाली असेट को छोड़कर है, ठीक है। उसके बाद हम माइनस क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। इसको हम इस वाली अप्रोच में नहीं लेते, लेकिन इधर वाली अप्रोच में लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी दे रखी है 60 के, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 10 के, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी दे रखी है, 5 के, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 के। तो ये टोटल वैल्यू कितनी जाएगी, सबको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 80 के और माइनस कर देंगे यहां से। अब 80 के माइनस करने पे कितनी होगी हमारी, 110 के। तो यहां पर से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, और अगर हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए, ठीक है। आपके पास अगर ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। अब हम इसका लास्ट मेथड कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड है हमारे इस चैप्टर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोल देते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड का यहां पर ये हो गया कि इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे अपने एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से वैल्यू। यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसके बेसिस पे आई है ये, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। अब जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो जो हमने पीछे चीजें की हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने क्या किया, एडजस्टेबल प्रॉफिट निकाला, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, एडजस्टेबल प्रॉफिट ही निकालेंगे, ठीक है। तो इस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से जो हमारा NRR रहेगा, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा 1 लाख रुपए क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। और हमारा NRR जो है वो कितना दे रखा है, 10%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसको इससे काट देंगे और ये कितना हो जाएगा, 100 के इंटू 10 यानी कि 10 लाख। कितना हो जाएगा ये, 10 लाख। तो 10 लाख हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको नेट एसेट से माइनस कर देते हैं। अब ये नेट एसेट क्या है, ये नेट एसेट हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही है।
कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं हम? दो तरीके से, एक हमारा असेट अप्रोच, ठीक है, और एक हमारा लायबिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले दो मेथड अच्छी तरीके से कर लिए तो इसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो आधी चीजें हैं वो पहले से ही आप कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आप सुपर प्रॉफिट का बेस लेके और उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे और वही वैल्यू आपकी गुडविल के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे आप सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सुपर प्रॉफिट यहां पर उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर किया गया था। कोई डिफरेंस नहीं है सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर भी आपके पास जो डेटा होगा उससे आप एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस लोगे, वही आपका क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। और उसके साथ की आप सेम ट्रीटमेंट करोगे, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल दोगे, ठीक है। ध्यान रखना है यहां पर कि जो सुपर प्रॉफिट यहां पर निकालने का तरीका है, अगर आपको लगता है वो अलग है तो ऐसा नहीं है, ये सेम ही रहता है, ठीक है। दोनों के केस में हमें क्या करना है? उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। और यहां पर डायरेक्टली हमारी गुडविल की वैल्यू आती है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने पे, लेकिन यहां पर हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के बाद उसमें से नेट एसेट माइनस करते हैं तो गुडविल आता है। तो यहां पर हमारे इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल चीजें और इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारा मेथड है, जो भी उसकी कैलकुलेशन है, वो कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन कवर कर लेंगे। थैंक यू बेटा।